ये क्या चल रहा है? चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति। इसमें अनुच्छेद 56(1) मैंने बताया था कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। और 56(1) ख में बताया था कि राष्ट्रपति को निकाला भी जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। उसका तरीका क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग संसद लाती है राष्ट्रपति के खिलाफ, और एक ही आधार होता है जिसके आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन, संविधान का अतिक्रमण। उसके अलावा और कोई भी आधार ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा। ठीक है, तो अब है अनुच्छेद 57। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन हो सकता है। निर्वाचन हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान उसे छूट देता है। फिर अनुच्छेद 58। हाँ हाँ, अमेरिका है बेस्ट एग्जांपल। अमेरिका में अधिक से अधिक 2 बार। इसके अलावा और कोई खास नियम नहीं है। ठीक है, रूस में था लेकिन रूस में हट गया, रूस में नियम था ये। अब भारत में नियम नहीं है। भारत में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो कितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। पुनः निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 58 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब योग्यता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये 3 मेन है। और चौथा, निर्वाचन के समय लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नौकरी में ना हो। लेकिन यदि विधायक की बात करें, विधायक हो गया, सांसद हो गया,
प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सब राष्ट्रपति पद ये सब लाभ के पद में नहीं माने जाते हैं। अब अंतर समझना, लाभ का पद मतलब होता है सरकारी नौकरी। कोई व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में रहते हुए राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मतलब चुनाव ही नहीं लड़ सकता, पहले उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। रिजाइन देने के बाद ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सांसद है या विधायक है या कोई मंत्री है, वो चाहे तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है पद पे रहते हुए ही, क्योंकि उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। तो लाभ का पद सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में जो लोग व्यक्ति हैं उन्हीं को लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और कहीं कहीं होता है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पागल होगा तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा। और दिवालिया का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आदमी चुनाव लड़ने जाता है तो जमानत के रूप में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, बैंक में जमा करने पड़ते हैं। और यदि एक निश्चित वोट होता है, उस निश्चित वोट को प्राप्त नहीं कर पाया वो व्यक्ति, तो जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास कुछ हो ही ना, एकदम दिवालिया रहेगा तो पैसा कैसे देगा जमानत का, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब एक है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन के लिए, निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक अनुमोदक होते हैं, ठीक है। प्रस्तावक का मतलब 50 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है, ठीक है। वो जो प्रस्ताव रखेंगे, बोलिए प्रिंस। ठीक है, प्रस्ताव, ठीक ठीक। प्रस्तावक का मतलब हुआ कि ये लोग प्रस्ताव रखेंगे कि कोई व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति को क्या बना दिया जाए, इस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दिया जाए। ये 50 प्रस्तावक हो गए। 50 अनुमोदक का मतलब वो इस बात पे हामी भरेंगे कि हाँ ये सही व्यक्ति है और इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में भाग लेना चाहिए। तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है। हम्म, सपोर्टर दोनों होंगे ना। जैसे प- उसमें फॉर्म रहता है, ठीक है, फॉर्म में लिखा रहता है 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि इसको बनाया जाए, उसके बाद 50 अन्य लोगों से साइन करवाया जाएगा कि तुम एग्री हो कि नहीं। यानी कि कुल मिला जुला 100 लोग उसमें रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए 15 15,000
राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को 15,000 की जमानत राशि रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को जो जो कैंडिडेट है उनको 15,000 रुपये जमानत राशि रखना पड़ेगा। यदि कुल मतों का यदि उम्मीदवार द्वारा यदि उम्मीदवार द्वारा यदि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत प्राप्त मत ठीक है, लेस देन है कुल मत अपान 6, तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो 15,000 रुपया जमा किया गया था वो पैसा मिलेगा नहीं यदि 1/6 से कम वोट पाया किसी ने। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि चुनाव जो लोग लड़ते हैं बहुत सारे लोगों की जमानत राशि जब्त हो जाती है, तो यही होता है, ये पैसा मिलता नहीं है जो पैसा इन्होंने जमा किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 59 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 60। ये शपथ के बारे में है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे, हमें कई बार शॉर्ट में लिख देता है CJI ने बोला है, तो CJI का मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का हेड। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे सीनियर है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ। हम्म, उच्चतम लिख दो। ठीक है, अनुच्छेद 61। 61 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगता है, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि तुम्हारे विरुद्ध क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है,
यदि जैसे राष्ट्रपति चाहे तो खुद हट सकता है, खुद हटेगा तो क्या करेगा? इस्तीफा देगा। इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और यदि चाहे, मनो ना चाहे तब, यदि संसद चाहे तो उसको हटा सकती है, राष्ट्रपति को। जिस प्रक्रिया से हटाती है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हो, इम्पीचमेंट, ये होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में लिखा है बस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि महाभियोग लाने से पहले कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। तो यानी कि महाभियोग हेतु 14 दिन पूर्व क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। नोटिस का मतलब उसको सूचित करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। थ्री नाइन्टी फाइव, 395। में, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की पद रिक्तता, यानी कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं रिक्तता, राष्ट्रपति की पद रिक्तता। ठीक है, तो पहला तो वही है, क्या? 5 वर्षीय, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। इसमें भी ये बताया गया था, मैंने बताया था कि 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा? यदि इसका उत्तराधिकारी अपने पद पे ना बैठा हो, यानी कि अगला राष्ट्रपति यदि इसके 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर यदि अगला उत्तराधिकारी या अगला राष्ट्रपति ना मिले तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष से भी बढ़ सकता है, और तब तक के लिए बढ़ सकता है जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना मिले। वेतन से पेंशन, ठीक है। दूसरा है उसके त्यागपत्र देने पे, उसके त्यागपत्र देने पर। तीसरा वही है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। चौथा उसकी मृत्यु पर। पांचवा
राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए या वह राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य न हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पद रिक्तता का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की सीट कब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो पहला बता चुका हूं कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर भी यदि उसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला राष्ट्रपति नहीं आया है तो यह अपना पद नहीं छोड़ेगा। दूसरा है उसका त्यागपत्र देने पे, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब त्यागपत्र दे सकता है और किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तीसरा है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटा दिया जाए, तो महाभियोग की प्रक्रिया कौन ला करती है? संसद। ठीक है, प्रक्रिया का उल्लेख अभी बताए अनुच्छेद 61 में किया गया है। सही, संसद लाती है और एक ही आधार होता है। कौन सा आधार है? कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति ने किया हो, और कोई अन्य आधार पे नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कोई क्राइम किया है तो यह आधार नहीं हो सकता, लेकिन यदि क्राइम संविधान का उल्लंघन करता है तब उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चौथा क्या है? उसकी मृत्यु पर, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांचवा क्या है? कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और कोई ऐसा वजह हो गया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, तो तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। या राष्ट्रपति ने गुमराह किया हो। गुमराह का मतलब क्या हुआ? कि वो पद के योग्य नहीं था लेकिन चुनाव लड़ लिया हो और जीत भी गया हो, तो संविधान क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको हटा देगी। ये एक ही आधार है बस, वही, और कोई आधार नहीं है। नहीं, मतलब उसको हटाने का एक ही तरीका है, मर गया तो हट ही जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ पहले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पॉइंट है, यदि इनके वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो 6 माह के भीतर, मतलब इन आधारों पर 2 से लेकर 5वां तक पद रिक्त होने की स्थिति में, पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है। ठीक है, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तब तो हो ही गया हो, सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए तो मान लीजिए कि 5 साल से पहले उसको हटा दिया गया। जैसे त्यागपत्र पहले भी दे सकता है, 5 साल के पहले भी। महाभियोग 5 साल के पहले भी आ सकता है। उसकी मौत कभी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इन चारों केस में 5 साल पूरा नहीं हो पा रहा है। पहले में तो 5 वर्ष पूरा हो गया, इन चारों केस में 5 वर्ष पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब 5 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है राष्ट्रपति का। ठीक है।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, जैसे चुनाव कितने महीने के अंदर कराना है, 6 महीने के अंदर, तो 6 महीना तक पद क्या होगा, रिक्त ही रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएगा या राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो ऐसे यह क्रम होता है, क्रम कि क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है, तो कौन संभालेगा, राष्ट्र उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो मतलब नहीं है, नहीं है, तो कौन संभालेगा, सीजेआई। सीजेआई का मतलब अभी बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि ये भी नहीं है तो, यदि नहीं है, यदि नहीं है तो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम का मतलब सबसे सीनियर, वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति का पद संभालना, राष्ट्रपति का पद संभालने का क्रम यह है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को देखा जाएगा, उपराष्ट्रपति यदि नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो कौन संभालेगा, सीजेआई। सीजेआई का मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट, सबसे हेड जज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही अनुच्छेद पढ़ना, सभी नहीं पढ़ना है। 77 इसमें यह कि भारत सरकार यदि कोई भी काम करती है, कोई भी कानून को लागू करती है, तो उसका सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो सरकार के
के समस्त कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, समस्त कार्यपालिका कृत्य। कार्यपालिका मतलब वही कानून को लागू कराने वाला कृत्य। कार्यपालिका बीच में रहेगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य। ठीक है, अब देखिए, कोई यदि सांसद कोई काम करवा रहा है या प्रधानमंत्री कोई काम करवा रहा है तो सिग्नेचर किसका होगा? राष्ट्रपति का। इसलिए किसी भी काम के लिए विधायक मतलब सांसद पे या प्रधानमंत्री पे कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका सिग्नेचर उस पे नहीं रहता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि कोई वित्त मंत्री कोई काम कर दिया है जो संविधान के खिलाफ है तो वित्त मंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसके नाम से करता है? राष्ट्रपति के नाम से, सिग्नेचर राष्ट्रपति का रहता है। ठीक है, 78। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, हर एक साल का जब पहला बैठक होता है, लोक संसद के कितने सदन बता चुका हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का जब पहला बैठक होता है तो दोनों का एक साथ होता है। लोकसभा अलग कमरा में बैठता है, राज्यसभा अलग कमरा में बैठता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन किसी भी साल के पहले दिन या पहले बैठक में क्या होता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड वाली बैठक बुलाने की प्रक्रिया करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तब भी होता है मतलब प्रत्येक साल के पहले बैठक में। और एक और भी है कि मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई कानून बनाया और राज्यसभा उसको नहीं मान रही है, या राज्यसभा ने बनाया लोकसभा नहीं मान रहा है, मतलब एक ने बनाया और दूसरा नहीं मान रहा है, उस स्थिति में भी क्या करता है? राष्ट्रपति इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है ताकि आपस में समझा जा सके कि क्यों नहीं कोई मान रहा है। ठीक है, तो दो है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कब कब बुला सकता है? एक है प्रत्येक वर्ष के पहले दिन, मतलब पहले बैठक में, प्रत्येक वर्ष का पहला बैठक। और दूसरा यह है कि जब एक सदन के द्वारा कानून बनाया गया और दूसरा सदन उस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का पहला बैठक।
अनुच्छेद 111। 110 देख लेते हैं। 110 बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 है धन विधेयक। धन विधेयक। ठीक है। धन विधेयक का मतलब यह है कि फाइनेंस से संबंधित कोई बात हुई, जैसे वित्त मंत्री है या कोई भी मंत्री है, वो अपने विभाग के लिए कुछ कार्य करना चाह रहा है। जैसे कोई योजना चल रही है, तो वो योजना के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे को निकालने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? धन विधेयक। धन विधेयक पेश करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये धन विधेयक का एक शर्त है, ये बताऊंगा, लिखना नहीं है, इतना डीप में नहीं जानने की जरूरत है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते। ठीक है। तो 110 धन विधेयक। अब अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा विधेयक स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार, इसके तीन स्थितियां हैं। स्वीकार किया जा सकता है कि संसद ने जो कानून बनाया, अच्छा पहले लिख लेते हैं, किया, राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित विधेयक स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृति रोकी जा सकती है। स्वीकृत रोकी जा सकती है, या पुनर्विचार हेतु, या पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटाई जा सकती है। वापस लौटाई जा सकती है। लौटाई जा सकती है। ये तीन काम कर सकता है। जैसे संसद, संसद का मतलब होता है दोनों सदन। दोनों सदनों ने कोई कानून पास कर दिया, उसके बाद से अंतिम में किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के। क्योंकि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई भी बिल, बिल का हिंदी होता है विधेयक। ठीक है। किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले क्या पेश किया जाता है? बिल, जिसे विधेयक बोलते हैं। वह बिल यदि दोनों सदनों से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तो वही बिल क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। यही बिल क्या बन जाएगा? एक्ट, जिसको बोलते हैं अधिनियम या कानून। ठीक है। जैसे किसी भी कानून के लिए जो जो कानून में प्रावधान है वो सब लिख के कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो सकता है चाहे राज्यसभा हो सकता है, उसमें क्या करेगा? पेश करेगा। फिर लोग डिस्कस करेंगे उस पर, फिर पास होगी। जब एक कमरे से पास हो जाएगी, यानी कि लोकसभा से पास हो गई, तो फिर अगले में जाएगी। फिर वहां भी वही प्रोसेस होगा, लोग आपस में डिस्कस करेंगे, फिर वोट डालेंगे, फिर वहां भी कानून पास हो गई। तो जब कानून दोनों जगह से पास हो जाएगी, तब कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जब जाएगी, तो राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक उसका, उस कागज का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कागज कागज अभी क्या नहीं बन पाया? कानून नहीं बन पाया। कानून तब बन पाएगा जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा।
तो जब संसद ने उसको कागज दिया है, कागज का मतलब बिल दिया है, विधेयक दिया है, तो राष्ट्रपति के पास तीन स्थितियां होती है, तीन काम वो कर सकता है। या तो जैसा संसद ने भेजा है वैसा क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है, कि हाँ मैं इस पे राजी हूं, सिग्नेचर कर दिया, पहला ये है। दूसरा, कि उसको लगा कि अभी वक्त नहीं आया है, इसको कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, ठीक है। तो रोकने का कोई अवधि फिक्स नहीं है। जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, मतलब कानून नहीं बनाया, संसद ने क्या किया, बिल पास कर दिया, दोनों संसद ने, संसद के दोनों सदनों ने, उसके बाद से बिल राष्ट्रपति के पास गई। अब आज गई है तो राष्ट्रपति के पास कोई बाध्यता नहीं है कि 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर वो पास करे। तो कई बार क्या करता है राष्ट्रपति, अपने पास रोक लेता है, ठीक है। तो दूसरी स्थिति क्या हो गई कि स्वीकृति रोकी जा सकती है, ठीक है। तीसरा स्थिति क्या होता है कि उसको लगता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो हड़बड़ी में बना दिया है, संसद को थोड़ा सा और समय लेना चाहिए था, थोड़ा और विचार विमर्श करना चाहिए था, तब इस कानून को बनाना चाहिए था, ठीक है, सही है। तो क्या करेगा, संसद को पुनर्विचार के लिए, मतलब फिर से विचार करने के लिए संसद को भेज देगा। और यदि इस बार संसद के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो कानून वैसे ही भेज दे जैसा बनाई थी, या तो कानून में कुछ संशोधन करे। यदि संशोधन के बिना या संशोधन के साथ किसी भी तरीके से राष्ट्रपति को भेज दिया तो दूसरी बार राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ रहा है कानून का। ये संसद में एक बार और बताऊंगा, ठीक है, एक बार और बताऊंगा, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं। जैसे किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कानून के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, बिल। यह बिल क्या करेगा, कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है, वह अपने सदन में, जिस सदन का वो सदस्य है, ठीक है, अपने सदन में रखेगा, फिर उसकी सदन पास करेगी, उसकी सदन पास करने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन पास करेगी, दोनों सदन जब बिल को पास कर ली तो बिल कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तीन तरीका है, या तो तुरंत मंजूरी दे दे, या सोचेगा कि इसको कुछ देर रोक के रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो उसको रोक के रख सकता है, या तीसरा तरीका है कि क्या करेगा, संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यदि दूसरी बार संसद ने उसको भेजा तो क्या करना पड़ेगा, उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, इसके लिए राष्ट्रपति मजबूर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को विपिन? आदित्य, आ रहा है समझ में? 14 दिन का गैप बता दिया, महाभियोग में होता है। मैथ जैसे क्या है ना कि अभी कुछ कुछ दिन के लिए सिर्फ यही 1 घंटा भी पढ़िए, जब एक बार रिदम आ जाएगा ना, कुछ दिन चल जाए, उसका समय दीजिए। हाँ, अभी स्लोली ही चलेगा तो ज्यादा समझ में भी आएगा, उसके बाद से लय पकड़ लेंगे हम लोग। बस गैप नहीं होना चाहिए, इतने दिन गैप था। हाँ, ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया प्रोसेस। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है। ये है, स्टार मार्किंग इसलिए कर दे रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकता है। लेकिन एक ऐसा विधेयक है जिसको नहीं भेज सकता, उसका नाम है धन विधेयक। यानी कि राष्ट्रपति धन विधेयक को धन विधेयक को
को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस नहीं भेज सकता है। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार ये पूछता भी है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति संसद को फिर से नहीं भेज सकता है। कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। हाँ, मतलब योजनाओं को चलाने के लिए जो धन हुआ, ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि वेतन भत्ते हो गए, वेतन भत्ते उसे नहीं एक होती है संचित निधि, संचित निधि, ठीक है, बस इसको जानिए, लिखिएगा मत। संचित निधि का मतलब जितना टैक्स वैक्स होता है ये सारे पैसे इसी में जाते हैं, ठीक है। संचित निधि में जितना भी टैक्स, चाहे प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर, ये तो जानते होंगे ना आप लोग कि टैक्स दो प्रकार का होता है। एक एक डायरेक्ट, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। जैसे जैसे आप लोग दवाई पे जो टैक्स देते हैं, क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। आपको पता कहाँ चला? आपने तो दवाई का दाम दिया है ना, ठीक। हाँ, जो पनिवट पहले वसूला जाता था अब नहीं वसूला जा रहा है, वो डायरेक्ट था। हाँ हाँ, ये भी डायरेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये टैक्स नहीं है, शुल्क है। अंतर होता है, हल्का हल्का अंतर होता है, इतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। टैक्स का मतलब सरकार जो लगाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जब रजिस्ट्री आप कराते हैं किसी जमीन उन खरीदने के लिए, तो टैक्स देना पड़ता है, लगभग 7 से 8% है, वो डायरेक्ट टैक्स है। यदि आप इनकम कमाते हैं तो पता होगा आप लोगों को कि जो भी सर्विस करता है, एक लगभग 5 लाख मेरे ख्याल से है इस समय, 5 लाख से ऊपर जो भी सरीना इनकम है जिसकी, उस पर टैक्स लगेगा। ये सब क्या डायरेक्ट है, चलिए छोड़िए, जानना जरूरी नहीं है। टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। तो टैक्स जो वसूला जाता है उसे एक फंड में जमा कर दिया जाता है, उस फंड का नाम क्या है? संचित निधि, ठीक है। तो यदि इस निधि से, इस निधि का मालिक कौन है? संसद। इतना जान लीजिए। रिजर्व बैंक, नाम सुने होंगे, आरबीआई। इस बैंक में एक खाता खुला हुआ है, उस खाता का क्या नाम है? संचित निधि। संचित निधि में पैसा किससे जाएगा? टैक्स से। और संचित निधि का मतलब इस खाते का मालिक कौन है? संसद है, सरकार नहीं है। दोनों में अंतर समझिएगा। सरकार नहीं, संसद मालिक है, ठीक है। तो यदि हम इस निधि से पैसा निकालना चाहते हैं, इस निधि से, तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? संसद की। तो संसद से जब भी अनुमति ली जाती है तो कानून पास करना पड़ता है, ठीक है। बिना कानून पास किए संसद अनुमति नहीं देती है। इसी कानून को पेश किया जाता है धन विधेयक के रूप में। यानी कि धन विधेयक एक ऐसा बिल है या ऐसा विधेयक है जिससे पैसा किसमें से निकाला जाता है? संचित निधि में, ठीक है। और इसका मालिक कौन है संचित निधि का? संसद, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि यदि यह बिल राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति को सिर्फ यह कर सकता है और दूसरा कर सकता है, रोक सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वापस नहीं लौटा सकता है, ठीक है। ज्यादातर केस में उसको ये देना पड़ता है, ठीक। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं, हम नेक्स्ट अगली क्लास में होगा, ठीक। थैंक यू।